शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक श्री नरेंद्र सिंह जी, श्री महेंद्र जी पांडे, श्री गणेश जी कार्मिक, श्री सुरभान जी पांडे, जो इस बैठक में उपस्थित मेरे सभी शिक्षक मित्रों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अरविंद जी कि शिक्षक प्रकोष्ठ के ऊपर जब पिछली बार कार्य समिति की बैठक हुई थी अगस्त के महीने में, तो मैंने कहा था कि शिक्षा को लेकर कोई न कोई एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार किया जाना चाहिए और इस संबंध में आपने पहल की है। अभी इसको मैं देखा नहीं हूं पूरा, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि यह जो भी डॉक्यूमेंट है, यदि आज आप दिन भर आप लोग बैठने वाले हैं तो कम से कम 1.5-2 घंटे इस पर ही केवल चर्चा होनी चाहिए, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, क्योंकि इसका एक महत्व है। और जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, उस विजन डॉक्यूमेंट में भी जो भी आप ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, उस विजन डॉक्यूमेंट में भी हम इसको शामिल कराएंगे, ताकि भविष्य में हमारी जो सरकार आएगी, आने की संभावना मैं नहीं कहता हूँ, इस विश्वास के साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि सरकार आएगी तो हम उसको अक्षरशः सरकार बनने के बाद पूरी तरह से लागू कर सकें। यह उद्देश्य है। जो शिक्षक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, तो शिक्षक प्रकोष्ठ बनाने के पीछे उद्देश्य हमारा यह था कि हम ऐसा मानते हैं कि शिक्षक की भूमिका केवल क्लासरूम तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि शिक्षक के लिए पूरा का पूरा समाज ही एक प्रयोगशाला है। भारत के इतिहास के पन्नों को यदि हम पलट कर देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जब भी देश में कोई सामाजिक परिवर्तन हुआ है अथवा एक नई सामाजिक चेतना जागृत करने की आवश्यकता हुई है, प्राचीन भारत से लेकर और आज तक, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी ने निभाई है तो उस समाज के शिक्षक समुदाय ने ही इस भूमिका को निभाया है। अब शिक्षक को बोलचाल की भाषा में गुरु भी कहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि गुरु केवल अच्छे लोगों के ही नहीं होते हैं, बुरे लोगों के भी गुरु होते हैं। और हमारे धर्मशास्त्रों में तो सुर जो देवता होते थे उनके भी गुरु बृहस्पति, और जो असुर होते थे उनके भी गुरु शुक्राचार्य। गुरु तो होते हैं, लेकिन इसे अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। और चूंकि मैं बहुत लंबी बात करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, मुझे कुछ चिंता होती है शिक्षा को लेकर, और मैं यह मानता हूँ कि सचमुच जब अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ पर थी तो भारत को, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, भारत को गुलाम बनाने का उनका एक उद्देश्य था और उसमें उनको कामयाबी भी हासिल हुई, लेकिन 1947 में हम सबको आज़ादी मिल गई थी। लेकिन शिक्षा क्षेत्र से हम लोग जुड़े हुए हैं तो स्वाभाविक रूप से मैकाले की सोच क्या थी, किस प्रकार की शिक्षा पद्धति इस देश में लागू की जानी चाहिए, उससे भी आप लोग परिचित हैं। मैकाले का निश्चित रूप से उद्देश्य यही था कि भारत को सचमुच यदि हमको गुलाम बनाना है और लंबे समय तक गुलाम बनाकर भारत को यदि हम रखना है, तो जब तक यह भारतवासियों की आस्था, श्रद्धा, भारत की धरोहर और भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जब तक बनी रहेगी, तब तक भारत को पूरी तरह से गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। माने भारत की धरोहर, भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति उसकी जो आस्था है उसको कमजोर किया जाए, हीन भावना पैदा की जाए, और पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य जीवन मूल्यों के प्रति उसकी आस्था, श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाया जाए। यही उसका उद्देश्य था। और शायद यह सोच मैकाले के मस्तिष्क में तब आई थी जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था, चार्ल्स ग्रांट, नाम सुना होगा आप लोगों ने, चार्ल्स ग्रांट ने यह कहा कि भारत में जितना ज्ञान विज्ञान वहाँ की पुस्तकों में है, जितनी साइंस टेक्नोलॉजी भारत की पुस्तकों में है, देखा जाए तो हमारे देश में तो एक अलमारी में ही सब सारा ज्ञान विज्ञान बंद है। और मेरी तो यह निश्चित धारणा है, मैं तो यह कहूँगा कि यदि हमारी भी सरकार आती है तो जो उस मैकाले का कोट है, भारत की हर पुस्तकों में उसे प्रकाशित किया जाना चाहिए, ताकि लोग सोचें क्या हम भारत की संस्कृति, भारत की धरोहर, भारत की परंपराओं से यदि हम सचमुच यदि भारत को काट देंगे, क्या हम भारत की जो पहचान हम बनाकर रखना चाहते हैं,
जो भारत जिस ज्ञान और विज्ञान के कारण कभी विश्व गुरु माना जाता था, क्या फिर से हम भारत को वही स्टेटस दे पाएंगे, वह दर्जा दे पाएंगे? यह एक गंभीर चिंता का विषय है। आज हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथों को अथवा भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जो भी हमारे ग्रंथ हैं, उनके पढ़ने के ऊपर ज्यादा आग्रह नहीं किया जाता, बल्कि ए रामानुजन ने एक पुस्तक लिखी है, आपको मालूम होगा कि 300 रामायण। आग्रह होता है तो इन सब चीजों को पढ़ने का होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन आज भी हमारे भारतीय संस्कृति के पास जो अनमोल निधि है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विश्व में किसी के पास वह अनमोल निधि नहीं है। क्योंकि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूं और मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको दे सकता हूं, सैकड़ों उदाहरण मैं आपको ऐसे दे सकता हूं कि आज बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट भी जिन तथ्यों की इस समय खोज कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, वह सब सारे तथ्य मूल रूप से भारत में बहुत पहले से ही यह विद्यमान थे, उस पर काम हो चुका है। आप चूंकि एक राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए सब शिक्षक हैं, आप में से बहुत लोगों को जानकारी होगी कि वह क्या क्या है, कौन कौन से विषय। और उस समय अंग्रेजों की इच्छा तो केवल यही थी कि ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाना चाहिए जिस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से जो हमारी पब्लिक सर्विसेज हैं, माने सार्वजनिक जो सेवाएं हैं, उनके लिए हम मुलाजिम तैयार कर सकें, उसके लिए हम सर्वेंट्स तैयार कर सकें। उनका उद्देश्य तो यही था। और साथ ही साथ भारत की जो प्राचीन धरोहर है, भारत की जो एक संस्कृति है, भारत का एक जीवन मूल्य है, उससे लोगों को काटा जा सके, दूसरा। और तीसरा, पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य परंपराएं और पाश्चात्य ज्ञान के प्रति उनके मन के अंदर एक आस्था और विश्वास पैदा किया जा सके, यही उद्देश्य था। मैं समझता हूं इसके अतिरिक्त और कोई तीसरा उद्देश्य नहीं हो सकता।